Hello. Hello everyone. Good morning. Okay, so in the last lecture we have seen the law theory of income from business and profession. With today we have to start with the sum. So this is the question number 1 we have to solve. They are saying Ajmera Limited, a sole concern, so proprietor is Mahesh and submit the following profit and loss account for the year ended 31st March 2019. यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सोल कंसर्न है जिसका प्रोप्राइटर का नाम महेश है, उसके बिजनेस का नाम क्या है, अजमेरा लिमिटेड। यहाँ पे प्रोप्राइटर जो है वो महेश है एंड अजमेरा लिमिटेड जो है उसकी कंपनी है, लाइक उसका फॉर्म बोल सकते हो आप। सोल कंसर्न बोला है, प्रोप्राइटर है, तो आपको यहाँ पे बिजनेस का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे हमको मालूम है कि ये बिजनेस है, तो हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे, अक्रूवल मेथड या कैश मेथड? अक्रूवल मेथड। यस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में आपको ऑल द एक्सपेंसेस दिया हुआ है, लास्ट में आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। क्रेडिट साइड आप देखोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट एंड बताया है, एंड दो दो ट्रांजेक्शन और है यहाँ पे क्रेडिट साइड में। फिर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है हम लोग को पता चला कि अप्रूवल मेथड है, तो हम लोग को वन बाय वन सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी तो है ही, और सैलरी आपको कहाँ मिलेगा, तो डेबिट साइड में मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो सैलरी के अंदर इंक्लूड्स है 1,20,000 पेड टू द सन ऑफ द प्रोप्राइटर। महेश का जो प्रोप्राइटर है हमारा, उसके बेटे को हम लोग ने 1,20,000 एज ए सैलरी पे किया। लेकिन आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको आगे बताया है कि रीजनेबल सैलरी वुड हैव बीन ₹70,000 ओनली। मतलब हम लोग ने ये भी हम लोग ने देखा था कि डिसअलाउेबल एक्सपेंसेस में हम लोग ने देखा था कि रिलेटिव्स को अनरीजनेबल अमाउंट दोगे तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। याद है थियरी? यस। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी आपको पता है कि रीजनेबल अमाउंट कितना है सैलरी का, आप रीजनेबल अमाउंट कितना दे सकते हो, 70,000 आप एज अ रीजनेबल अमाउंट दे सकते हो, लेकिन आपने दिया कितना, 1,20,000। सो एक्सेस पोर्शन आपने जितना भी दिया होगा वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा, दैट इज 1,20,000 माइनस 70,000, सो यू विल गेट अ 50,000 अमाउंट। सो 50,000 अमाउंट यहाँ पे जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा सैलरी में से। समझ में आया? सैलरी मेरा बिजनेस का एक्सपेंसेस है वो चलेगा, लेकिन सैलरी के अंदर देखते हैं हम लोग सैलरी का अमाउंट कितना है। फर्स्ट देख सकते हो आप डेबिट साइड में, सैलरी का अमाउंट 3,68,000 है, और सैलरी मेरा बिजनेस का मेन एक्सपेंसेस आप बोल सकते हो, मेन बिजनेस का एक्सपेंसेस है, क्योंकि हम लोग को एम्प्लॉयज लोगों को स्टाफ को सैलरी देना पड़ता है, तो ये मेन एक्सपेंसेस हुआ। ये 3,68,000 में से 1,20,000 आपने अपने बेटे को सैलरी दिया, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, चलेगा। सैलरी तो सैलरी है, आपने इंक्लूड किया चलेगा, लेकिन रिजनेबल अमाउंट ही दो। अनरिजनेबल अमाउंट दोगे तो वो एक्सेस पोर्शन डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले का 50,000 रुपीज आपको उसको डिसअलाउ करना है, क्योंकि वो नहीं अलाउ कर सकते हम लोग। आपने गलती से ज्यादा दे दिया उसको 50,000, तो आपने 50,000 गलती से माइनस कर दिया है आपके इनकम में से, अभी आप एड बैक करो। तो क्या करोगे आप, लिख के लो आपके नोटबुक में, फर्स्ट ट्रांजेक्शन फर्स्ट एडजस्टमेंट, एड बैक करना है आपको एज अ डिसअलाउ एक्सपेंसेस ₹50,000। समझ में आया? तो हम एक काम करते, सॉल्यूशन भी एक साथ देखते रहते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन है, सोल्यूशन क्या है, आपको नेम ऑफ द एसएससी महेश बोला है, असेसमेंट ईयर आपको लिखना है 2020 एंड 21, प्रीवियस ईयर आपका 2019 2020 ही रहेगा। स्टेटस क्या रहेगा, ऑलवेज अज्यूम दैट रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड पर्सन में जो आएगा वो आपका इंडिविजुअल। मैंने आपको बताया कि आपको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, आपको इनकम में साइड में से देखना है, आपको लेस करना है, फिर हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो एडजस्टमेंट के बाद देखो, एड डिसअलाउ एक्सपेंसेस आपको दिख रहा है यहाँ पर लेस के बाद। तो यहाँ पे मैंने सेकंड में लिखा है, देखो डिसअलाउ किया है, सैलरी 50,000 डिसअलाउ, क्यों, क्योंकि एक्सेस पेड टू द सन। क्लियर हुआ? दिख रहा है ये आपको एड डिसअलाउ एक्सपेंसेस में सेकंड वाला, एवरीवन? ओके, सो ये फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको समझ में आया क्या करना है? ओके, सो विल गो नेक्स्ट।
फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गया हम लोग का, हम लोग को डिसअलाउ एक्सपेंसेस करना है 50,000। एक काम करो आप लोग नोटबुक में लिख के लो एक एक एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट होगा, फिर हम लोग एक साथ सॉल्व करते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। फिर अभी यहाँ पे देखो क्या बोला, इंटरेस्ट पेड। अभी आपके पास डेबिट साइड में यहाँ पे किधर तो इंटरेस्ट होगा, ये जो यहाँ पे आपको जैसे सैलरी मिला वहां पे किधर तो इंटरेस्ट होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 6 इंटरेस्ट दिख रहा है आपको डेबिट साइड में, इंटरेस्ट 72,000 टॉप 6। यस, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है 72,000, वो 72,000 में इंक्लूड्स बोला है, इंटरेस्ट पेड जो किया है आपने 72,000, उसमें क्या इंक्लूड्स है, 10,000 रुपीज वहां पे इंक्लूड है द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन बोरोड फॉर पर्सनल पर्पस। मतलब आपने जो लोन लिया होगा वो पर्सनल पर्पस के लिए लिया होगा, फॉर एग्जाम्पल से, या फिर आपने बिजनेस के लिए लिया होगा, दोनों के लिए लिया होगा, हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो क्या हुआ है, आपने 72,000 में से 62,000 जो है वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए आपने लोन लिया होगा, और ये जो 10,000 रुपीज है वो पर्सनल पर्पस के लिए आपने इंटरेस्ट पे किया है। सो बिजनेस में मैंने आपको पहले ही बताया, बिजनेस में हम लोग पर्सनल लेते नहीं है, लेकिन आपने फिर भी आपकी इनकम में से माइनस किया है। कैसे पता चला माइनस किया है, क्योंकि ऑलरेडी वो डेबिटेड है, इंक्लूड्स बोला है ना, मतलब वो इंटरेस्ट के अंदर ऑलरेडी है, और इंटरेस्ट के अंदर ऑलरेडी है, और इंटरेस्ट तो मेरा कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट साइड में दिख रहा है, डेबिट साइड में दिख रहा है, इसका मतलब उसका इफेक्ट नेट प्रॉफिट में आया होगा, ऑलरेडी हम लोग ने इनकम में से उसको माइनस किया है। सो हम लोग क्या करेंगे, ये 72 में से 62 अलाउड है क्योंकि वो बिजनेस का है, लेकिन ये सेकंड एडजस्टमेंट बोल रहा है कि 10,000 आपने जो पे किया है वो पर्सनल पर्पज के लिए पे किया है। तो आप क्या करोगे, इसको डिसअलाउ करना पड़ेगा क्योंकि पर्सनल पर्पज है। सो वापस अगेन यू हैव टू ऐड एज ए डिसअलाउ एक्सपेंसेस रुपीज 10,000। क्लियर हुआ ये, क्योंकि बिजनेस में हम लोग पर्सनल लेते नहीं है। एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। सबको समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो समझ के लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो, आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ an amount of rupees 8,000 was not paid till the date of filing of return. As we have already discussed about that, we have to pay on time payment, we have to pay the payment on time। 3 लोगों को टाइम पे पैसा देना पड़ता है। कौन 3 लोग है वो, कौन कौन 3 है वो जिन लोगों को हम लोग को टाइम पे पैसा देना है, बैंक, एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट। एम्प्लॉय को क्या दोगे आप, हो सकता है पीएफ होगा, पेंशन होगा, बोनस होगा, सैलरी होगा, कोई भी होगा, आपको टाइम पे पैसा देना है। बैंक को इंटरेस्ट, अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, तो आपको पेमेंट टाइम पे करना है। या फिर गवर्नमेंट को टैक्स, ये 3 चीजों को आपको टाइम पे पैसा पे करना है। यहाँ पे वही बोला है कि आउट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर आरपीएफ जो है आपने पे किया है, उसमें से 8,000 वॉज नॉट पेड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। व्हाट इज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, डेट क्या है हमारा, अभी ये सोल पर्सन बिजनेस है, मिस्टर प्रोप्राइटर है यहाँ पे, मतलब ये इंडिविजुअल पर्सन बिजनेस रन कर रहा है, ये कंपनी नहीं है, बिजनेस इंडिविजुअल रन करना है, सोल पर्सन है। तो इसका क्या होगा, रिटर्न फाइलिंग का डेट क्या है इसका, इंडिविजुअल 31 जुलाई। यस 31 जुलाई, मतलब इसने 31 जुलाई के पहले ये 8,000 नहीं पे किया है, उसके बाद किया होगा। सो मैंने क्या बोला था, अगर 31 जुलाई के पहले पे नहीं किया है तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। समझ में आया, क्योंकि आपको पेमेंट जो करना है ये तीनों को वो टाइम पे करना है, अगर आप तीनों को पेमेंट टाइम पे नहीं करते हो तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। हम लोगों ने डिसअलाउ के सेक्शन में देखा था, याद है वो सेक्शन हम लोगों ने जो देखा था लास्ट टाइम, ठीक है। सो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बोला है, तो जरा हम लोग देख के आते हैं कि कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीएनएल के डेबिट साइड में सेकेंड लास्ट आइटम नेट प्रॉफिट के ऊपर आपको दिखेगा कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, दिख रहा है। सो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जो है वो 24,000 है, मतलब एम्प्लॉयर ने 24,000 रुपीज एज ए एक्सपेंसेस क्लेम किया है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में। लेकिन ये 24,000 में से 8,000 आपने क्या किया है,
रिटर्न फाइलिंग के डेट से पहले नहीं पे किया है, आपने उसके बाद पे किया होगा, तो उसके बाद पे किया है तो हम लोग यहाँ पे आपको एज ए एक्सपेंसेस क्लेम करने नहीं देंगे, बाकी का देंगे जितना आपने पे किया होगा उतना। 24,000 is your contribution to RPF. Out of that, 8,000 was not paid till the date of filing of return. That means 8,000 का आपको हम लोग डिसअलाउ करेंगे, आपको ऐड करना है कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 8,000। समझ में आया? अभी तक हम लोग को तीन चीजें ऐड करनी है डिसअलाउ में, हम लोग ने स्टार्टिंग से एडजस्टमेंट देखा। फर्स्ट जो है वो भी आपको ऐड करना है 50,000, ऐड बैक करना है, नॉट ऐड, इट्स ऐड बैक, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी पहले डिडक्ट कर चुके हैं उसको एज ए एक्सपेंसेस, इनकम में से लेस कर चुके हैं, तो अभी ऐड बैक होगा वो 50,000, ठीक है। सेकेंड 10,000 भी ऐड होगा इंटरेस्ट करके, क्योंकि वो पर्सनल पर्पज के लिए आपने लोन लिया होगा या इंटरेस्ट आप पर्सनल पर्पज के लिए पे कर रहे हैं, ठीक है। सो 10,000 भी ऐड होगा। एंड थर्ड भी आपको ऐड करना है एड बैक, क्यों? क्योंकि यह कॉन्ट्रीब्यूशन जो आपने किया है एम्प्लॉय का जो है वो रिटर्न फाइलिंग के पहले आपने पे नहीं किया है। सो हम लोग को तीन अमाउंट अभी तक ऐड करनी है। आप लोग लिख रहे हो नोटबुक में कौन सा ऐड करना है एवरीवन? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अभी तक किसी को डाउट है क्या ये तीन तीन एडजस्टमेंट में? तीनों एडजस्टमेंट समझा आप लोगों को? यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं। अ बिल ऑफ ₹65,000 was paid in cash included in purchase। अभी यहाँ पे क्या बोला है? बिल है 65,000 का, was paid in cash। चलता है क्या? आपने परचेस के अंदर इंक्लूड है और परचेस के अंदर आपने 65,000 का कैश पेमेंट किया है, चलेगा क्या? हेलो, चलेगा? बिजनेस में चलता है क्या? 65,000 आपने पेड किया कैश में, कैश पेमेंट हुआ है। नो मैम। नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि लिमिट क्या है कैश का, कैश पेमेंट का लिमिट क्या है? 10,000। यस, 10,000 इन अ डे टू अ सिंगल पर्सन फॉर अ सिंगल पर्पस। आप सिर्फ 10,000 रुपया कैश पेमेंट कर सकते हो एक दिन में, लेकिन यहाँ पे तो आपने 65,000 रुपीज पे किया है और ये आपको इंक्लूडेड इन परचेज है। परचेज कहाँ पे होता है? परचेज तो ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, ये तो आपको पीएनएल दिया हुआ है। हेलो, सो यहाँ पे आपको किधर आएगा क्या इफेक्ट, क्या लगता है? यहाँ पे हमारा एडजस्टमेंट बोल रहा है कि आपने जो 65,000 रुपीज का जो पेमेंट किया है कैश पेमेंट, जो बिजनेस में अलाउड नहीं है, लेकिन ये इंक्लूडेड किस में है? आपके परचेज में इंक्लूडेड है, तो क्या मेरे को इसका इफेक्ट इधर दिखेगा क्या पीएनएल में? मैं वो पूछ रही हूँ, वो समझ में आ रहा है? इसका इफेक्ट यहाँ पे दिखेगा बिकॉज ये परचेज हम लोग कहाँ लिखते हैं? परचेज हम लोग ट्रेडिंग एंड अकाउंट में लिखते हैं। रिमेम्बर, ट्रेडिंग अकाउंट जो हम लोग बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वहां पे डेबिट साइड में हम लोग एज अ परचेज लिखते हैं, क्रेडिट साइड में सेल्स आता है। तो वहां पे क्या होता है, सेल्स का टोटल लेते हैं, फिर डेबिट साइड पे जाते हैं तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। सो वही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आता है एज अ पीएनएल में। मतलब परचेज के अंदर जो 65,000 रुपीज है आपने पेमेंट किया है कैश पेमेंट, वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड है, क्योंकि वो वहां पे है ना, परचेज के अंदर इंक्लूड है बोला है, और आपने वहां पे लिया हुआ है परचेज, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर उसका एडजस्टमेंट आया हुआ है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया है? ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, और मेरा परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। समझ में आया? मतलब अगर आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो 65,000 का जो बिल है जो आपने कैश पेमेंट किया है वो आपके परचेज में इंक्लूड है, दैट मीन्स ये आपके ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूड है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड है आप उसको डिसअलाउ करो, जो हमारे बिजनेस में नहीं चलता है। अगर होता तो मैं कुछ नहीं करती, आपने माइनस कर दिया है चलता, लेकिन ये चलता नहीं है, कैश पेमेंट 10,000 के ऊपर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी एड बैक करना पड़ेगा एज अ डिसअलाउ एक्सपेंसेस। आपको ऊपर के चारों एडजस्टमेंट ऐड करने हैं। फर्स्ट वाले में 50,000 ऐड करना है एज अ एक्सेस सैलरी, आपने अपने बेटे को दिया है करके। सेकेंड एडजस्टमेंट में भी एड बैक करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पे लोन जो आपने पे किया है वो पर्सनल पर्पज के लिए 10,000 जाएगा।
थर्ड जो है वो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ रिटर्न फाइलिंग के डेट से पहले नहीं पे किया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। 65,000 आपने एक साथ पेमेंट किया है तो वो भी डिसअलाउ हो जाएगा। समझ में आया? ओके, फिर नेक्स्ट आप देखोगे फोर्थ एडजस्टमेंट है यहाँ पे डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अमाउंट ₹21,000। हम लोग ने इनकम टैक्स में जब ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था तो हम लोग ने थियोरी में देखा था क्या हाउ टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन अमाउंट, रिमेंबर? Yes, ma'am. ओके, सो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे देखते हैं ये आपको यहाँ पे ना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जो वहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेशन किया था जब थियोरी में कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स तो यू विल गेट अ क्लोजिंग बैलेंस। आफ्टर दैट यू हैव टू ब्रेक इन अ 2 पार्ट्स लाइक परचेज अलग से करना है, ओपनिंग बैलेंस अलग से करना है और परचेज आपने कितने टाइम में यूज किया है वो सब करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली अमाउंट एडजस्टमेंट में निकाल के दिया है दैट इज 21,000। वो लोग ने भी वही किया है। अगर लेस देन रहेगा 180 डेज तो वो लोग ने 50% हुआ रहेगा, मोर देन 180 डेज है तो वो लोग ने 100% पूरा डेप्रिसिएशन लिया है। अपने को वो सब कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि एडजस्टमेंट में आपको डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अमाउंट ₹21,000 दे दिया है। तो जो एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन दिया रहेगा ना आपको इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स का अमाउंट वो अलाउेबल है। क्या है? अलाउेबल है क्योंकि ये इनकम टैक्स के हिसाब से है। अकाउंट्स के हिसाब से अगर आपने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है उसको आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा और इनकम टैक्स के हिसाब से आपने जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है उसको हम अलाउ करेंगे। समझ में आया? तो मैंने आपको ये भी बताया था जब फॉर्मेट डिस्कस कर रहे थे हम लोग तो मैंने आपको बताया था कि अगर एडजस्टमेंट में ऐसा कुछ दिया है एक्सपेंसेस जो हमने पीएनएल के डेबिट साइड में नहीं लिया है तो उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा एज ए एक्सपेंसेस। तो अभी आप इसको क्या करोगे, लेस करोगे, लिखो नोटबुक में इसको लेस करना है एज अ अलाउेबल एक्सपेंसेस 21,000। क्लियर हुआ? तो इसका क्या, ये जो आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा यहाँ पे पीएनएल के डेबिट साइड में उसका क्या आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा लास्ट 5 नीचे से लाइक आप 5th वन देख सकते हो जैसे कि आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। कितना दिया है? 24,000. 24,000 आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। लेकिन हाँ ये अकाउंट्स के हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है 24,000 रुपया। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इनकम टैक्स का कर रहे हैं। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 24,000 जो है वो आपको एड बैक करना पड़ेगा क्योंकि आपने ये इनकम में से लेस किया है पहले। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, इनकम टैक्स का चेक कर रहे हैं कि कितना टैक्स पे करना है मुझे बिजनेस में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अकाउंट्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन होगा उसको आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। मतलब पीएनएल के डेबिट साइड पे अगर आपको डेप्रिसिएशन दिखा उसको आपको एड बैक करना है एज ए डिसअलाउ एक्सपेंसेस। समझ में आया? और एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन आपको दिखेगा जैसे लास्ट लाइन जो बोला है ये ऑलवेज आपको एज अ लेस करना है एज अ अलाउेबल एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ? अदरवाइज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप नेट इफेक्ट भी दे सकते हो। नेट इफेक्ट मतलब क्या, इनकम टैक्स के हिसाब से आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है दैट इज हाउ मच 21,000 एंड एज पर इनकम टैक्स एज पर अकाउंट्स के हिसाब से आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 24,000 है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अकाउंट्स के हिसाब से आपने यहाँ पे 3,000 ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है तो जितना ज्यादा रिकॉर्ड किया उसको आप डिसअलाउ कर सकते हो। समझ में आया? जितना ज्यादा आपने रिकॉर्ड किया है उसको आप डिसअलाउ कर दो, इफेक्ट तो सेम ही आएगा। क्लियर हुआ? लेकिन उससे अच्छा मैं आपको बोल रही हूँ कि हम लोग ने जो फर्स्ट डिस्कस किया हम लोग वही करेंगे क्योंकि वो ज्यादा इजी है। क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ जो पीएनएल के डेबिट में होगा डेप्रिसिएशन उसको एज अ एड डिसअलाउ एक्सपेंसेस करना है और एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन होगा उसको एज अ लेस अलाउेबल एक्सपेंसेस करना है। दैट्स इट। नेट इफेक्ट देने की आपको जरूरत नहीं है। समझ में आया? सो हम लोग ने यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट देख लिए जहां पे आपको पांचों ऊपर के जो 4 एडजस्टमेंट में है उस आपको सबको एड बैक करना है एज ए डिसअलाउ एक्सपेंसेस। एंड जो 5th वन है वो क्या है, वो इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन है। तो ये क्या करना होगा आपको, एज अ अलाउेबल एक्सपेंसेस में उसको आपको यहाँ से लेस करना पड़ेगा। बाकी सब डिसअलाउ होगा, ये लास्ट वाला इज अलाउेबल है। तो ऊपर के आपको सब ऐड करने हैं, लास्ट वाला आपको लेस करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये एडजस्टमेंट?
ओके, फिर यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में आ जाते हैं। डेबिट साइड में क्या बोला है आपको, यहाँ पे पूरा डेबिट साइड दिया हुआ है, क्रेडिट साइड दिया हुआ है पीएनएल का। मैंने आपको बताया था हमेशा स्टार्ट विथ योर नेट प्रॉफिट। सो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक एक चीजें अभी देख लेते हैं। आपका नेट प्रॉफिट कितना है ये सम में? 106,500. 1,06,500 rupees your net profit. So always start with your net profit while calculating as per the accrual method. ठीक है, सो ये आपका एडजस्टमेंट हमने सॉल्व किया। ये आप देख सकते हो कि आपका सोल्यूशन है। मैंने बोला कि आपको नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है, दैट मीन्स नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट हाउ मच, 1,06,500 रुपीज। आपको इससे स्टार्ट करना है। समझ में आया? फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग ने नेट प्रॉफिट लिख लिया, ये हमारा ये एडजस्टमेंट हो गया, लाइक सॉल्व करके हो गया। सेकंड आपको क्या करना है, आपको पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाना है। पीएनएल के क्रेडिट साइड पे जाना है और आपको चेक करना है इसमें से कौन सा इनकम मेरा बिजनेस का इनकम नहीं है। क्योंकि अगर बिजनेस का इनकम नहीं है उसी को आपको नेट प्रॉफिट में से लेस करना है। क्योंकि अगर बिजनेस का इनकम होगा तो ऑलरेडी हम लोग ने उसको नेट प्रॉफिट में ऐड किया हुआ है, वापस से ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? सो हम लोग देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं करना है, इग्नोर हो जाएगा वो। बात करते हैं बैड डेट रिकवर की। हम लोगों ने डिस्कस किया था स्पेसिफिक एक्सपेंसेस में, सेक्शन 36 स्पेसिफिक एक्सपेंसेस में डिस्कस किया था कि अगर आपका बिजनेस में एक्चुअल बैड डेट हुआ है तो हम लोग अलाउ करते हैं। पता है कि अगर आप एक्चुअल बैड डेट हुआ होगा तो हम लोग अलाउ करेंगे, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं बैड डेट हुआ नहीं है, बैड डेट होने वाला है, तो उसके लिए मैं रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट रख रही हूँ। सो वो हम लोग बिजनेस में अलाउ नहीं करते हैं। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब बैड डेट अलाउ हुआ था आपका, सो अभी बैड डेट रिकवरी हुआ है, वो भी बिजनेस का ही रहेगा। ब्रैकेट में क्या बोला है, अलाउ एज ए डिडक्शन अर्लियर, मतलब जब आपका नुकसान हुआ था ना, डेटर ने आपको पैसे नहीं दिए थे बैड डेट हुआ करके, तो तब आपको यहाँ पे एज अ एक्सपेंसेस क्लेम करने दिया गया था, डिडक्शन के लिए अलाउ किया था, बोला है ब्रैकेट में। मतलब एक्चुअल जब लॉस हुआ था तो हम लोग ने आपको अलाउ किया था एज अ एक्सपेंसेस, मतलब आपको डेबिट साइड पे हम लोग ने बैड डेट लिखने के लिए अलाउ किया रहेगा लास्ट टाइम। समझ में आया? मतलब यही जो आपको अभी इनकम हो रहा है ना, वो लास्ट टाइम जब आपका एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुआ होगा। मतलब फॉर एग्जांपल से अगर बात करूं मैं कि एक कस्टमर है, फॉर एग्जांपल से आपकी बात करो, आप एक कस्टमर हो, आपको मैंने 8,000 रुपए का सामान बेचा, अभी वो 8,000 रुपए आप नहीं दे रहे हो मुझे, सो वो मेरे लिए बैड डेट हो गया क्योंकि आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हो, मेरा नुकसान हो गया। तो अभी ये सिचुएशन में क्या हुआ, मैं मेरा बिजनेस कर रही हूँ तो मैंने एज अ एक्सपेंसेस क्लेम किया, वो 8,000 बैड डेट हुआ है मेरे बिजनेस में, तो वो मैंने क्लेम किया था लास्ट टाइम एज अ बैड डेट, तो मुझे एक्सपेंसेस के लिए अलाउ किया गया था। ओके, ये समझ में आया आपको? अभी क्या हो रहा है, अभी ये आपको जो बैड डेट हुआ था, अभी वो कस्टमर को रियलाइज हुआ कि आपको पैसा देना चाहिए करके, अभी वो कस्टमर ने आपको पैसा सामने से देके जा रहा है 8,000 रुपया। तो जब पहले आपको एक्सपेंसेस के लिए अलाउ किया गया था ना, तो अभी जो बैड डेट रिकवरी हुआ है तो आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आपको बिजनेस का ही इनकम है। बैड डेट रिकवर इज अ बिजनेस एक्सपेंसेस, अगर आपको वो अर्लियर अलाउ किया रहेगा तो ही। एज अ एक्सपेंसेस अगर आपने अर्लियर अलाउ किया है, उसको गवर्नमेंट ने आपको माइनस करने के लिए अलाउ किया है, तो जब रिकवरी हो रहा है तो उसको हाथ नहीं लगाने का। समझ में आया ये पॉइंट? अगर बोला है बैड डेट रिकवर अलाउड एज अ डिडक्शन अर्लियर, दैट मीन्स आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इग्नोर इट। लेकिन अगर बोला होता बैड डेट रिकवर बट अलाउ नहीं किया है आपको डिडक्शन के लिए अर्लियर, तो आपको यहाँ से उसको लेस करना पड़ता। समझ में आया? क्योंकि जब मेरा नुकसान हो रहा है और आपने मुझे लास्ट टाइम माइनस करने नहीं दिया था, तो अभी जब इनकम होगा तो मैं इसके ऊपर टैक्स नहीं पे करूंगी। ये कभी सोचने का, ये तभी सोचने का जब आपका ये अलाउड एज अ डिडक्शन नहीं हुआ है, पहले लास्ट टाइम आपको अलाउ नहीं किया गया है। समझ में आया ये पॉइंट? मतलब अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट इग्नोर करना है ये, क्योंकि ये बैड डेट जो है वो बिजनेस का है। ग्रॉस प्रॉफिट इग्नोर, बैड डेट रिकवरी इग्नोर, बिकॉज यहाँ पे हम लोग को लास्ट टाइम एज एक्सपेंसेस अलाउ किया गया था। एवरीवन इज क्लियर विद दिस? Yes, ma'am. Okay. So next is dividend from UTI. UTI is Unit Trust of India. ये म्यूचुअल फंड जो होता है ना, उसमें आपने इन्वेस्ट किया होगा, सो वहां से आपको डिविडेंड आ रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली ये जो डिविडेंड है ये एग्जेम्प्ट है।
बिजनेस में अगर नॉर्मली अगर आप देखोगे पूरे इनकम टैक्स के हिसाब से, अगर आपको यूटीआई से डिविडेंड मिल रहा है, इट्स एग्जेम्प्ट इनकम। सो नॉर्मली हम लोग ने क्या बोला, लेकिन आप वो सब ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे एग्जाम है कि नहीं। लेकिन आप सोचो कि यूटीआई से डिविडेंड मिलना, क्या आपको बिजनेस करना जरूरी है? क्या महेश को सोल कंसर्न करना जरूरी था क्या? ये सब में वो बिजनेस करना जरूरी है क्या उसको, अगर डिविडेंड अर्न करना है तो? नहीं, किसके पास भी पैसा रहेगा वो यूटीआई में इन्वेस्ट करेगा, उसको डिविडेंड मिलेगा। पता है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, याद है? यस मैम। मतलब ये डिविडेंड जो है वो आपका बिजनेस का इनकम नहीं है। मतलब अगर ये बिजनेस का इनकम नहीं है, दैट मीन इट्स योर पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम हम लोग बिजनेस में लेते नहीं है, दैट मीन्स आपको ये लेस करना है नेट प्रॉफिट में, क्योंकि आपने एज ए इनकम उसको ऐड कर दिया है नेट प्रॉफिट में, अभी आप उसको लेस करोगे। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया है, देखो, नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल बताया 1,06,500। आफ्टर दैट हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल आर एग्जेम्प्ट नॉट एन इनकम, या फिर टैक्सेबल इन अदर हेड। या तो वो इनकम एग्जेम्प्ट होगा तभी आप यहाँ से माइनस कर रहे हो, या तो वो इनकम ही नहीं होगा तो आप माइनस कर रहे हो, या तो वो दूसरे हेड में टैक्सेबल होगा। ये जो हम लोग यहाँ से माइनस कर रहे हैं डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, इट्स एग्जेम्प्ट इनकम। गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपको यूटीआई से इनकम आ रहा है तो वो डिविडेंड जो मिल रहा है आपको, वो एग्जेम्प्ट है, आपको उसके ऊपर टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। दैट इज 12,000 रुपीज। समझ में आया ये पॉइंट? उसके बाद हम लोग ने 5 चीजें डिसअलाउ देखी थी, जो मैंने आपको लिखवा के लिया था, वो आपको यहाँ पे वापस से ऐड करना है एज अ डिसअलाउ एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बोला, डेप्रिसिएशन आपको क्या करना है, 24,000 एज अ डिसअलाउ करना है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन कौन सा है, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन है, वो आपको यहाँ से एड बैक करना है। समझ में आया? उसके बाद सैलरी एक्सेस पे किया है आपने, वो भी डिसअलाउ होगा। ओनली एक्सेस पोर्शन, आप 70,000 तो दे ही सकते थे एज अ रीजनेबल, लेकिन आपने 1,20,000 दिया, दैट मीन्स 50,000 एक्सेस दिया, वो डिसअलाउ हो जाए। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पर्सनल लोन है, आपने इंटरेस्ट पे किया है, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट मतलब पर्सनल इंटरेस्ट हो गया, वो हम लोग यहाँ पे लेंगे नहीं, उसको ऐड करना है डिसअलाउ एक्सपेंसेस, 10,000 वो भी डिसअलाउ होगा। फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ की बात चल रही है, 8,000 रुपीज। ये सी नॉर्मली कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ बिजनेस में चलता है, लेकिन वो पेड होना चाहिए। सो 24,000 में से 8,000 पे नहीं है, इसके लिए हमने 8,000 ही डिसअलाउ किया। समझ में आया? उसके बाद ये परचेज जो है वो 65,000 पूरा माइनस किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर आपने परचेस किया है या फिर कुछ भी पेमेंट किया है, वो कैश पेमेंट है, वो 10,000 से कम होना चाहिए। ये जो है 65,000 पूरा है तो पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। मैंने यही आपको कंपैरिजन किया था कि अगर रिजनेबल अमाउंट किसी को दे रहे हो तो एक्सेस पोर्शन विल बी डिसअलाउ, लेकिन जब आप कैश पेमेंट की बात कर रहे हो तो पूरा पेमेंट विल बी डिसअलाउ, फुल पेमेंट विल बी डिसअलाउ। समझ में आया? तो जब ये, तो हम लोग ने यहाँ पे जो लिखा वो एडजस्टमेंट का डिसअलाउ किया था। अभी आपको क्या करना है, आपको पीएनएल के डेबिट साइड में जाना है। जैसे आपने पीएनएल के क्रेडिट साइड में गए और एक एक आइटम आपने चेक किया कि बैड डेट रिकवर, यस बिजनेस का है, हाथ नहीं लगाने का, लेकिन डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई नहीं, बिजनेस का नहीं है, तो हम लोग ने क्या किया, उसको लेस कर दिया, तो मेरा पीएनएल साइड का क्रेडिट पूरा हो गया। अभी आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट सॉल्व करने के बाद आपको पीएनएल के डेबिट साइड में भी देखना है, क्या यहाँ पे ऐसा कोई इनकम है, या सॉरी ऐसा कोई एक्सपेंसेस है जो डेबिट साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो पर्सनल है। जरा एक बार देख के आते हैं हम लोग। सैलरी बिजनेस का है, रेंट कुछ नहीं बोला है, मतलब आपका ऑफिस जो है वो रेंट पे होगा, मतलब ये ऑफिस का रेंट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बिजनेस का ही है। टेलीफोन एक्सपेंसेस बिजनेस में होता है। ट्रैवलिंग कन्वेंस बिजनेस में होता है। इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट था, हमने सॉल्व किया कि 72 में से 10,000 पर्सनल है, बाकी का जो होगा वो मेरा बिजनेस का होगा। आफ्टर दैट डेप्रिसिएशन, एज पर ये अकाउंटिंग है, हम लोग को अकाउंटिंग नहीं चाहिए, हमको कैसा चाहिए, हमको इनकम टैक्स का चाहिए, तो हम लोग ने इसको भी एड बैक किया। लीगल फीस, हो सकता है बिजनेस में कुछ काम आया हो, लीगल फीस इज बिजनेस का है एक्सपेंसेस, चलेगा। ऑडिटर फीस, बिजनेस में कुछ ना कुछ ऑडिट के लिए हुआ रहेगा, तो ऑडिटर फीस भी चलेगा। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट था, हम लोग ने सॉल्व कर लिया। दैट मीन्स पीएनएल के डेबिट साइड में भी हमने देख लिया, कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस यहाँ पे मुझे नहीं दिखा। पीएनएल के क्रेडिट साइड पे देखा, एक पर्सनल एक्सपेंसेस था, दैट इज डिविडेंड, बिजनेस का इनकम नहीं है, तो वो हम लोग ने यहाँ से लेस कर दिया।
समझ में आया? तो ये हम लोग ने एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर दिया, 4 चीजें हमने डिसअलाउ कर दी, लास्ट का हम लोग को अलाउ करना है, वो हम लोग अभी करेंगे। यहाँ पे देखो आपको अकाउंटिंग के हिसाब से जो डिप्रिसिएशन है वो आपको डिसअलाउ करना है, और जो लास्ट में आपको लेस करना है, यहाँ पे लेस अलाउेबल एक्सपेंसेस डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल अंडर सेक्शन 32 कितना है 21,000। ये आपको एडजस्टमेंट में बताया रहेगा। समझ में आया? तो आप क्या करोगे, 1,06,500 इज योर नेट प्रॉफिट। आफ्टर दैट यू हैव टू डिडक्ट द इनकम, क्रेडिट साइड पे जो भी रहेगा वो आपको डिडक्ट करना है, अगर बिजनेस का नहीं है तो। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आपको चेक करना है, अगर कोई पर्सनल एक्सपेंसेस दिख रहा है तो आपको डिसअलाउ एक्सपेंसेस कर दो यहाँ पे, या फिर कोई एडजस्टमेंट बोल रहा रहेगा तो डिसअलाउ हो जाएगा। समझ में आया? लास्ट में आपको यहाँ से डिप्रिसिएशन अलाउ करना है, 21,000 लेस करना है। सो यू विल गेट योर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 2,30,500। तो आप देख सकते हो कि अकाउंटिंग के हिसाब से मुझे नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था। नेट प्रॉफिट देखो फर्स्ट लाइन पे 1,06,500 आ रहा था, मतलब मुझे अकाउंटिंग के हिसाब से 1,06,500 आ रहा था। मतलब अगर मैंने ये इनकम फ्रॉम, अगर गवर्नमेंट ने बोला नहीं होता कि आप इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के हिसाब से ऐसा करो, तो मेरे को कितने में टैक्स पे करना पड़ता, 1,06,500 पे मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ तो गड़बड़ की थी। देखो अभी नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना आ रहा है 2,30,500। मतलब यहाँ पे अगर आपने 1,06,000 को अपन आपने प्योरली इनकम बता के अगर टैक्स पे किया होता तो गवर्नमेंट का नुकसान होता है यहाँ पे। इसके लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि आप क्या करो, आपका जो भी पर्सनल वगैरह एक्सपेंसेस है, इनकम है, वो आप बिजनेस में नहीं ले सकते हो। बिजनेस में कोई भी पर्सनल इनकम एक्सपेंसेस लेने का नहीं, वो सब अकाउंटिंग वाले लेते हैं, इनकम टैक्स वाले लेंगे नहीं। तो आप देख सकते हो आपको कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 1,23,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, या फिर 24,000 भी हो सकता है। तो मतलब इतना आपने बचाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग को ये चेक करना जरूरी है। तो समझ में आया आपको कैसे करना है, सम कैसे करते हैं, आइडिया आया? Yes, ma'am. ओके सो यहाँ पे हम लोग ने, मैं आपको डेप्रिसिएशन का एक और चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे हम लोग ने किया क्या डेप्रिसिएशन को, एडजस्टमेंट में जो डेप्रिसिएशन दिया था वो इनकम टैक्स के हिसाब से दिया गया था। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एज अ लेस किया अलाउेबल एक्सपेंसेस। समझ में आया? और जो अकाउंटिंग के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन था उसको क्या किया हमने, एड बैक किया, क्योंकि हम लोग को अकाउंटिंग के हिसाब से डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, क्योंकि आपने, अगर मैं आपको ये चेक नहीं करने दूं तो भी आप 3,000 रुपए ज्यादा ले रहे हो एक्सपेंसेस में डिप्रिसिएशन का। तो आप ऐसा एक्सपेंसेस ज्यादा बताते जाओगे तो आपका प्रॉफिट कम होता जाएगा, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट कम हुआ, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। समझ में आया? ओके तो यहाँ पे आपको चेक करना जरूरी है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि एडजस्टमेंट में आपको डेप्रिसिएशन दिया ही नहीं है। ये जो मेरा एडजस्टमेंट है, ये लास्ट एडजस्टमेंट ही अगर होता, ये 4 ही एडजस्टमेंट दिया होता, लास्ट वाला एडजस्टमेंट नहीं दिया होता, दैट इज डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अमाउंट ऑफ 21,000, ये क्वेश्चन में नहीं दिया होता, तो आप क्या करते, तो आपको अज्यूम करना पड़ता कि ये जो पीएनएल के साइड में जो डेप्रिसिएशन है 24,000, ये आपके इनकम टैक्स के हिसाब से बरोबर है। समझ में आया? अगर आपको पीएनएल के डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन दिख रहा है और आपको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन किधर भी नहीं दिख रहा है, तो पीएनएल के डेबिट साइड वाला डेप्रिसिएशन को हाथ नहीं लगाने का। हाथ कभी लगाने का, जब भी एडजस्टमेंट में भी आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा, क्योंकि एक चीज से आप यहाँ से हटाओगे तो ही आप दूसरी जगह पे ले सकते हो ना। मैंने यहाँ पे क्या किया, डेप्रिसिएशन 24,000 को पहले एड बैक किया एज अ डिसअलाउ एक्सपेंसेस, फिर एडजस्टमेंट में जो बोला था उसको यहाँ पे मैंने क्या किया, फिर अलाउेबल किया। लेकिन अगर आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट में दिख रहा है और एडजस्टमेंट में नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स आपको कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो डेप्रिसिएशन दिया है वो बराबर है, एज ए इग्नोर करो उसको। समझ में आया? डिसअलाउ कब करोगे इसको, अकाउंटिंग का डिसअलाउ तभी करना है जब आपको इनकम टैक्स के हिसाब से वो लोग ने दिया होगा एडजस्टमेंट में। क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ओके ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। मैंने आपको एडजस्टमेंट भी बता दिया। ये सब में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, ये सोल्यूशन है उसका, यू कैन टेक एज अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो। ये आपको खुद से सॉल्व करना है। अभी आई एम गिविंग यू द वन सम एज अ होमवर्क, और यू कैन से अभी आपको करना है।